नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल कपड़े देखकर पहचान लेते थे, अब बताओ कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। ओवैसी ने जमकर पीएम को लपेटा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। क्यों अखिलेश यादव ने दोस्तों बीजेपी के खिलाफ कर दिया बगावत का ऐलान। अखिलेश बोले 4 जून को आने वाली है इंडिया की सरकार, बीजेपी बोरिया बिस्तर समेट कर रखे। कैसे आखिरकार दोस्तों जो यहाँ पर इजराइल ने दे दी खुली चेतावनी, जो है यहाँ पर दोस्तों ईरान ने इजराइल को कहा हथियारों की झड़ी लगा देंगे, समेटना मुश्किल हो जाएगा। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए, तमाम मुद्दों पर बात हो सके। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का बस चले तो वो देश में चुनाव कराना बंद ही कर दें और 2024 इसकी मुहिम होगा। अगर बीजेपी को लोग सत्ता में लेकर आए तो प्रधानमंत्री चुनाव को बंद ही करा देंगे। दोस्तों चुनाव होना ही बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चुनाव बंद होने का मतलब ये नहीं है कि चुनाव बंद हो गया तो बंद हुआ। दोस्तों चुनाव तो बहुत सारी जगहों पर होते हैं, लेकिन चुनाव में साफ कह दिया जाता है कि अगर हमें वोट नहीं दिए, जैसे कि चीन में या फिर दोस्तों रूस में आपने देखा, रशिया में पुतिन के सामने जो भी चुनाव लड़ने खड़ा होता है या तो उसको मरवा दिया जाता है या फिर दोस्तों उसको वोट ही नहीं मिलता है, क्योंकि डरा दिया जाता है लोगों को कि अगर वोट दिया तो यहाँ से बाहर निकाला कर दिया जाएगा। और ऐसा ही साउथ कोरिया में होता है। जो जिनपिंग है वहाँ का, जो जिसको तानाशाह कहते हैं दोस्तों, वो भी सेम ऐसा ही करता है कि अगर वोट हमारी तरफ नहीं डाले तो तुम्हें एंटी करप्ट घोषित कर देंगे और यहाँ से निकाल भी देंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये नहीं है कि चुनाव हुआ ही नहीं करेंगे, होंगे भी तो ऐसे होंगे दोस्तों ना के बराबर कि हुए या नहीं हुए किसी को पता नहीं चला। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। कहा फिलहाल जो गरीब दिन के 1000 रुपये कमाता था उसकी दुकान बंद करा दी, और आप लोगों ने जो गोश्त की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों मीट की, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ रुपये वसूले। शिवसेना ने 1.5 करोड़ रुपये वसूले। शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना की बात कर रहा हूं मैं। 10 करोड़ मोदी सरकार ने वसूले। आपको बताते चले यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये कहते थे मैं तो कपड़े देखकर पहचान लेता हूं लोगों को, आप पहचानो कौन करप्ट है कौन सही है। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री मछली मांस मच्छी मुर्गे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो गोश्त की सबसे बड़ी कंपनी है उससे चंदा ले रहे हैं, और जो बेचारा दुकान छोटी सी लगाकर दिन के 1000 या 2000 दोस्तों मीट बेच के पैसे कमाता था, उनकी दुकानें बंद करा रहा हो। तो ये कौन सा दोस्तों आप समझिए इंसानियत है। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल पूरे बीजेपी के नेता अजीब और गरीब बयान देते फिरते हैं। निरहुआ के ऊपर ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि एक इनका बीजेपी का नेता है बिहार से, निरहुआ, वो कहता है कि योगी और मोदी ने तो खास कर जो देश की बढ़ती महंगाई है या फिर यूँ कहते हैं जो बेरोजगारी है उस पर कंट्रोल पा लिया है। दरअसल निरहुआ ने एक बयान दिया था कि योगी और मोदी के तो बच्चे ही नहीं है, इन्होंने बेरोजगारी पर कंट्रोल पा लिया है। और लेकिन लोग मान ही नहीं रहे, बच्चे पे बच्चा पैदा कर रहा है। ओवैसी ने पूछा तू कैसे पैदा हुआ था ये बता। आपको बता दें चले, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा निरहुआ से तू कैसे पैदा हुआ था ये बता लोगों को। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है, ये एक बेवकूफ़ों वाला जवाब था कि मोदी जी और योगी जी ने तो कंट्रोल कर लिया। अरे भैया, मोदी जी ने शादी करी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को वो संभाल नहीं पाए तो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अलबत्त शादी नहीं की है, लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, क्या वो दोस्तों अब शादी होती है तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे भी होते हैं, एक बच्चा पैदा हो या दो, हम दो हमारे दो तो होता ही है। लेकिन जो निरहुआ ज्ञान बांट रहे हैं उनके खुद के 3 बच्चे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। बिहार में दोस्तों कांग्रेस हुई और मजबूत, एक एक कर दोस्तों तमाम छोटे दलों का कांग्रेस में विलय होता चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, पंजाब बिहार में और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती मुश्किलें और ख़ास कर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस का बढ़ता ग्राफ बता रहा है कि बिहार में तेजस्वी और कांग्रेस की मिलीजुली भगत से ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है। आपको बता दें चले, बिहार में दोस्तों नीतीश और बीजेपी की सांठगांठ पूरी तरीके से फेल हो जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में अकेले तेजस्वी ने दोस्तों इतनी सीटें
जीती थी जितने जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर जीती थी, यानी कि अकेले तेजस्वी ने अपने बल पर ही उतनी सीटें जीत डाली थी। हालांकि वो बात अलग है दोस्तों, कई बैलेट पेपर को इनवैलिड कर दिया गया था और तेजस्वी को जानबूझ के हराया गया था। 10-12 हज़ार वोटों का अंतर था सिर्फ दोस्तों, और वो भी तेजस्वी ने कहा था कि इसमें घोटाला किया गया है, वरना तेजस्वी की बिहार में सरकार आने वाली थी दोस्तों, 100 सरकार, और ये साफ दिखाई दे रहा था। इसी को लेकर तेजस्वी ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने खास कर कहा है कि फ़िलहाल बिहार में कांग्रेस और भी ज़्यादा इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में दोस्तों न सिर्फ बिहार से कांग्रेस को फ़ायदा मिलने वाला है बड़ा, बल्कि दोस्तों इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत छुपी है। देखिए, अगर हम साउथ जोन को ले लें तो वहाँ तो सीधी सी बात है, कांग्रेस ही मजबूत चल रही है, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर केरल हो, यहाँ पर कांग्रेस को ही मिलेंगे वोट, बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब आ जाते हैं हिंदी राज्यों पर। हिंदी राज्यों में दोस्तों कड़ी टक्कर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन सामने अखिलेश हैं, तो अखिलेश यादव का अब की बार हमने देखा था अखिलेश का वोट परसेंटेज बड़ा है, यानी कि अखिलेश के जो वोट मिलते थे दोस्तों, जो कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने भी अखिलेश को वोट दिया था, क्योंकि एक तरफा कहा गया था किसी भी एक पार्टी को सपोर्ट करो। यही कारण है जो अखिलेश और मजबूत होते हुए नजर आए थे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इजराइल को ईरान की खुली चेतावनी, कहा अगर गलती की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दरअसल दोस्तों लगता है इजराइल अपनी मौत का सामान खुद ही तय करने लग गया है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, इजराइल को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान से पंगा लेके अपना खात्मा खुद तय कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ समझिए दोस्तों, एक तरफ तो इजराइल जो है दोस्तों वो गज़ा में लगातार मासूम लोगों की जानें ले रहा है, एक के बाद एक हॉस्पिटलों को उड़ा रहा है, और दोस्तों जो वहाँ कर जो हमास का के मुख्य खास करके राष्ट्रपति थे, उनके तीनों बेटों को भी मार डाला, उनके नातन पोतनों को भी मारा, उनकी फैमिली को भी मारा है। तो एक जंग तो उसकी चली रही है हमास से दोस्तों, इजराइल की। लेकिन अब दोस्तों उसने ईरान से पंगा ले लिया था, उसने ईरान पर आपको बता दे चले अभी कुछ दिन पहले हमला किया था, जिसमें ईरान के दोस्तों कई लोग मारे गए थे, बेचारे बेगुनाह लोग थे वो लोग। उसी का बदला दोस्तों ईरान ने लिया, कहा था कि इसका बदला हम ज़रूर लेंगे, वक्त आने पर इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर ईरान ने दोस्तों क्या किया, एक के बाद एक 300 मिसाइल 200 ड्रोन छोड़ डाले, जिसके बाद ज़बरदस्त तरीके की तबाही मचाई। लेकिन हालांकि ईरान ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं भी जो लोगों वाले इलाके हैं, बहुल्य इलाके, उन पर उसने हमले नहीं किए, सिर्फ सैन्य अड्डों पर ही हमले किए। अब इजराइल ने कल धमकी दी है कि वो इसका अंजाम भुगतने के लिए ईरान तैयार रहे। अब ईरान ने उसको खुली चेतावनी दी है कि अगर जो है यहाँ पर इजराइल ने भूल कर भी ऐसी गलती की और हमला किया ईरान पर दोबारा, तो वो अपना अंतिम सामान जो है समेट कर रख ले, क्योंकि हम ऐसे हथियारों का यूज़ करेंगे जो आज तक यूज़ भी नहीं हुए। और ये नहीं, उसने कहा है हम हथियारों की, ईरान ने कहा हम हथियारों की झड़ी लगा देंगे। और इसके से डर कर दोस्तों अब नेतन्याहू ने 32 देशों को पत्र लिखा है कि ईरान को रोको। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले मेरी आंखें नम हो गईं केजरीवाल जी से मिलकर। उन्होंने बताया कि जेल में आतंकवादियों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल क्या वो कोई आतंकवादी हैं जो उनको जेल में रखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों केजरीवाल को कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को लंबे समय 29 तारीख तक के लिए जेल में ही रख दिया और ईडी से सवाल पूछ लिया। हालांकि दोस्तों देखिए चुनावी प्रचार चल रहा है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर चुनाव से गायब किया गया ताकि पंजाब की सत्ता उलट पुलट हो जाए। और जो है यहाँ पर दोस्तों पंजाब के साथ साथ तमाम जहाँ पर केजरीवाल का दबदबा है वो चीज़ें कमज़ोर पड़ जाएं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात है कि ये जो तानाशाही चल रही है, या जो सरकारों को तोड़ने का गेम चल रहा है, या फिर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है, ये चीज़ तभी बंद हो सकती है दोस्तों जब केंद्र से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाए। सब जानते हैं दोस्तों कि चाहे बीजेपी कितने ही राज्यों में सरकार क्यों ना होती, लेकिन अगर वो केंद्र में नहीं होती तो वो कुछ करने लायक नहीं होती। ये आप भी जानते हैं, जिसके पास केंद्र की सरकार है वो मजबूत है दोस्तों। और इस वक्त बीजेपी केंद्र में है और वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रही है। नरेंद्र मोदी के बल पर सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को दोस्तों जो यहाँ पर जेलों में डाला जाता है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अगर 10 साल का आप विकास ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। बीजेपी कहती है हमने विकास किया है, तो कौन सा विकास किया है ये भी प्रधानमंत्री बता दें, क्योंकि विकास कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं हो गया है या फिर इनविजिबल मैन हो गया जो गायब हो गया। दोस्तों सीधी सी बात है, विपक्ष ये सवाल बार बार पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को जवाब दे देना चाहिए। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए शरद पवार। शरद पवार बोले मोदी सरकार की ताकत कम करना बहुत ज़रूरी, वरना देश के लिए ये बहुत घातक होने वाला है। दरअसल आपको बता दें चले, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का एक एक कैंडिडेट अपनी सीट जीतने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को कम करना आज देश की ज़रूरत है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। सीट जीतने के लिए हमारा हर कैंडिडेट मेहनत कर रहा है, मतदाताओं को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। लोगों को अब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की ललक ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। देश की जनता ने हमेशा प्रगतिशील विचारों का सम्मान किया है। ये बात किसने कही है? एनसीपी नेता शरद पवार ने। शरद पवार ने साफ कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार ने देश के लोकतंत्र को न सिर्फ बर्बाद कर दिया है दोस्तों, बल्कि देश की डेमोक्रेसी एक ऐसी जगह आकर खड़ी हो गई है जहां से देखना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें चले दोस्तों, रामदेव गिड़गिड़ाता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगा दी फटकार। रामदेव को नहीं मिली दोस्तों जो है राहत। दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव के वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भड़ास निकाली है। कल बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, उसने फिर से कोर्ट से गुहार लगाई कि जज साहिबा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा वो कौन सा बयान था जिस पर बाबा रामदेव फंसा हुआ है। बाबा रामदेव ने 2021 यानी कि कोरोना काल जब आया था, उस दौरान बाबा रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में बाबा रामदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल जो डॉक्टर हैं, 1000 डॉक्टर जो है डबल वैक्सीन लेने के बाद भी मर गए। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाए वो दूसरों को क्या बचा पाएंगे। यही नहीं, बाबा रामदेव ने आगे कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमें डॉक्टर बनना है, टर टर टर, यानी कि दोस्तों टर टर टर, हमें डॉक्टर बनना है। और इसी को लेकर बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि पागल, जब डॉक्टर अपनी जान नहीं बचा पा रहे तो तू डॉक्टर बनकर क्या करेगा? बनना है तो बाबा रामदेव बन, जो बिना डॉक्टर बने डॉक्टरी कर बैठा है और लोगों की जान बचाता है। यानी ये बाबा रामदेव इस वीडियो में अपनी तारीफ कर रहा है कि मैं डॉक्टरी नहीं पढ़ी, उसके बाद भी मैं लोगों की जान बचा रहा हूँ। जबकि दोस्तों ये एक फर्जी एड बनाया गया था। फर्जी एड के द्वारा बाबा रामदेव अपनी गलत सलत दवाइयों से लोगों को दोस्तों भ्रमित कर रहा था और कह रहा था कि इस दवाई से सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, ना आपको कोरोना होगा, ना आप मरेंगे, आपकी सारी बीमारियों का इलाज है इस दवा में। जबकि ये दावे झूठे थे दोस्तों। इसी वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 2024 में अभी हाल ही में मार्च महीने में बाबा रामदेव को जमकर लताड़ लगाई थी। उसके बाद से ही बाबा रामदेव तीन बार माफ़ी की अपील कर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया है। कल भी जब बाबा रामदेव ने ये कहा कि फ़िलहाल वो इस पर बहुत शर्मिंदा है, तब जज ने कहा लेडी जज ने कि आप इतने भोले नहीं हैं कि आपको पता नहीं था आप क्या कर रहे हो। आपने न सिर्फ डॉक्टरों का मजाक उड़ाया, बल्कि आपने ये भी कहा कि फ़िलहाल आपकी दवाई हर मर्ज का इलाज करती है। दोस्तों वैसे तो बाबा रामदेव के कई प्रोडक्ट मार्केट में हैं, लेकिन बाबा रामदेव दोस्तों एक फ़र्जी आदमी तो है ही, इसके प्रोडक्ट इससे भी बड़े फ़र्जी हैं। इसका शहद में ज़्यादातर चीनी पाई गई है, जबकि कहता था कि मैं शुद्ध शहद बेचता हूँ। और भी इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे कई बार बैन लग चुका है। जैसे तेल की कंपनी थी जिसको अशोक गहलोत ने राजस्थान में बैन करवाया था। कई ऐसी चीज़ें जिसमें बाबा रामदेव के काले चिट्ठे खुले हुए हैं। अब तक बाबा रामदेव सिर्फ इसलिए सुरक्षित है दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी सत्ता में है, वरना दोस्तों ये वही बाबा रामदेव है जो शलवार पहनकर भागा था जब पकड़ा गया था तो महिलाओं के साथ। ये वीडियो आपको आज भी याद होगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड पर जो भी बोला वो सिर्फ आज झूठ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल दोस्तों पहली बात तो ये कि इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब आपने जब लाइव कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है दोस्तों तो देश में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे, प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बातें फुस, ठीक है,
लेकिन बात फुस या पुस की नहीं है दोस्तों। बात तो ये है कि 10 साल पूरे होने के बाद अब प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू किस तरीके से लिया जा रहा है, मानो सवाल भी प्रधानमंत्री के और जवाब भी प्रधानमंत्री के। मतलब कि प्रधानमंत्री ने स्क्रिप्ट लिख के दिए पत्रकार को कि वही सवाल पूछना जो मैंने तुम्हें लिख के दिए हैं, इसके अलावा कुछ मत पूछ लेना। चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री से जब पत्रकार ने पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो लोगों को खुशी मनाना चाहिए कि हम ऐसी स्कीम लेकर आए जिससे ये पता चल जाएगा कि किसको कहाँ पैसा मिला, वरना कहाँ से पैसा आया कहाँ को गया कभी किसी को पता चल ही नहीं पाता। और जो लोग आज इस पर विवाद उछाल रहे हैं वो लोग कल हमारे साथ थे और ख़ुद ही कहते थे कि ये स्कीम हम बहुत अच्छी लाए हैं। दोस्तों बात स्कीम की नहीं है, बात है मोदी सरकार के उन प्रवचनों की कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन लाने वाले हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बयान बड़ा मोदी जी का पॉपुलर हुआ था। आज बयान बदल गया, मैं खाऊंगा और देश को भी खिलाऊंगा। अब नया बयान नरेंद्र मोदी का ये है। अब ये बयान क्यों है समझ लीजिए। प्रधानमंत्री दोस्तों जिन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जिन कंपनियों पर टैक्स को गबन करने का आरोप है, जिन लोगों को ईडी की कस्टडी है, लंबे समय से पड़े हुए थे जेलों में, उनसे उन कंपनियों से प्रधानमंत्री ने चंदा लिया। दोस्तों देखिए, अगर कोई भी समझदार होगा पहले ही समझ जाएगा कि जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी उन कंपनियों से नरेंद्र मोदी ने चंदा लिया। कितना चंदा लिया दोस्तों? करोड़ों रुपए में लिया। उसके बाद दूसरे ही दिन उन लोगों को दोस्तों, किसी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह बना दिया गया, किसी की बेल हो गई, आराम से उन लोगों को बेल मिल गई, ईडी और सीबीआई के केसों से उनको फ्री कर दिया गया। तो सबसे बड़ा घोटाला तो जाहिर सी बात है साफ ही दिखता है कि आपने चंदे के बंदे धंधा लो। यही नहीं, जिन जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया, बीजेपी ने भी उन लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। यानी कि दोस्तों तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, तुम हमें करोड़ों दोगे तो हम तुम्हें उसका डबल कमवाएंगे। यही बीजेपी की पॉलिसी है। इस पर घमासान मचा हुआ है। अब भाई विपक्ष तो सत्ता में है नहीं जो वो कॉन्ट्रैक्ट देता फिर रहा है, या फिर वो ऐसी कंपनियों से वो ले रहा है दोस्तों चुनावी चंदा जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा है। तो प्रधानमंत्री का पहला झूठ तो यहीं पकड़ा गया। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जो भी इंटरव्यू देते हैं वो सिर्फ एक दोस्तों लिखी हुई चीज़ें होती हैं जो पूछे जाते हैं सवाल, मेन सवालों को गायब कर दिया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर भड़की, कहा चुनाव आयोग के खिलाफ बैठूंगी धरने पर, चुनाव आयोग कर रहा है बीजेपी की पक्षपातता। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम ने चुनाव आयोग को खुली चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वो 55 दिन के लिए अनशन पर बैठ जाएंगी और वो भी चुनाव आयोग के बाहर। दरअसल आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के किसी भी आचार संहिता के उल्लंघन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। उल्टा दोस्तों उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी वाले बंगाल में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में अगर एक भी दंगा हुआ या फिर दंगा भड़काया गया तो मैं जो है चुनाव आयोग के बाहर अपना जो है धरना प्रदर्शन करूंगी, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और अगर आप मुझसे पूछे दोस्तों तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सब कुछ जानबूझकर बीजेपी कर रही है, क्योंकि ऐसे आरोप लगते हैं कि जब भी चुनाव करीब आने वाले होते हैं भारतीय जनता पार्टी देश के न सिर्फ लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम करती है, बल्कि दोस्तों चुनावी चंदे जैसी चीज़ों को भी बीजेपी ने बढ़ावा दिया। लेकिन बंगाल में आपको याद होगा जब भी चुनाव होते हैं वहाँ पर दंगे ज़रूर होते हैं और फिर पूरा इल्ज़ाम ममता बनर्जी पे लगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि देखो ममता बनर्जी के राज्य में बम फूट रहे हैं और फायरिंगें हो रही हैं, ये तो जंगल राज बन चुका है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के घर पर गोलियां चल गईं। तो फिर ऐसे तो दोस्तों महाराष्ट्र धीरे धीरे जंगल राज बनता जा रहा है। एक पत्रकार को खुलेआम मार दिया गया दोस्तों। ऐसी कई घटनाएं हैं जो सवालों के घेरे में है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी खुद के राज्यों को तो भूल बैठी है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या वो उत्तर प्रदेश हो। दोस्तों तमाम बीजेपी के राज्यों में गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है और बीजेपी के वो जो बयान है वो बुलडोज़र वाले वो भी पूरी तरीके से नष्ट होगा। इन लोगों ने 10 साल में गरीबों के सिर्फ घर ढाए और दोस्तों उन लोगों की कह सकते हैं जो बेचारे प्रताड़ित थे वो आज भी दुखी हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा